Hello students, how are you? Let's start today's session. Today we will start a new chapter, heat and its effect. So before starting the chapter, understand its importance. Heat जो है वो एक ऐसा टॉपिक है जिसे हम कह सकते हैं कि इंसान ने सबसे पहले समझना शुरू किया। कैसे समझना शुरू किया? सबसे पहले आपको पता है कि हम सबसे पहले जलाना पत्थर आपस में रगड़कर आग जलाना सीखा। तो पत्थर आपस में रगड़ने से क्या होता है? हीट प्रोड्यूस होती है। क्या प्रोड्यूस होती है? हीट। जब दो पत्थर आपस में रगड़ते हैं तो फ्रिक्शन होता है, उस फ्रिक्शन से क्या प्रोड्यूस होती है? हीट। जाड़ों में आपने देखा होगा कि हम अपने हाथों को आपस में रगड़ते हैं और उससे हीट प्रोड्यूस होती ना। तो हीट प्रोड्यूस होने का मतलब क्या होता है? ये जो हीट टर्म आया है, ये हीट है क्या? ठीक है, तो एक्चुअली हीट क्या होती है? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी इन ट्रांजिट। यानी जब हम कोई दो सब्सटेंस आपस में रब करते हैं या ज़्यादा टेम्परेचर वाला सब्सटेंस कम टेम्परेचर वाले सब्सटेंस के पास में रखते हैं, तो जिस चीज़ का ट्रांसफ़र होता है, जिस भी एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है हायर से लोअर की तरफ, वो क्या कहलाती है? हीट कहलाती है। जैसे आप अगर बिल्कुल दोपहर में किसी लोहे की चेयर पर बैठो जाकर, ठीक है, लोहे की चेयर पे बैठते हैं या उसे टच करते हैं, तो क्या होगा? आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि वो हमें बहुत गर्म लगती है। वो हमें कैसी लगती है? बहुत गर्म लगती है ना। या आप किसी बहुत ठंडी चीज़ को टच करते हो तो बहुत ठंडी लगती है ना। तो वो जो आपको ये ठंडा और गर्म लगने का सेंसेशन है, ये कैसे मिल रहा है? क्योंकि उस बॉडी की एनर्जी या तो आप में ट्रांसफ़र हो रही है। जैसे हीट की बात करते हैं, जब हमें कोई चीज़ गर्म लगती है तो क्यों लगती है? क्योंकि देखो, जैसे चाय का कप आप गरम गरम छूते हैं तो वो आपको गर्म क्यों लगता है? क्योंकि चाय के कप का टेम्परेचर आपकी बॉडी की टेम्परेचर से ज़्यादा है, तो वो अपना टेम्परेचर आपकी तरफ ट्रांसफ़र करता है, तो आपको वो कैसी लगती है? गर्म लगती है। ठीक है, अब इन टर्न कोई ठंडी चीज़ टच करते हैं, जस्ट इमेजिन की कोल्ड ड्रिंक कैन आप टच करते हो, तो उस केस में क्या होता है? आपकी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है और कोल्ड ड्रिंक वाली कैन का टेम्परेचर कम होता है, तो आपकी बॉडी से हीट कैन में ट्रांसफ़र होती है, इसीलिए कैन धीरे धीरे क्या होती है? गर्म होने लगेगी। आपको क्या लगेगा? ठंडा लगेगा। और ये प्रोसेस कब तक चलेगी? जब तक दोनों का टेम्परेचर एक दूसरे के बराबर नहीं हो जाता। तो यहाँ पर मान लेते हैं हम कि यहाँ पर हमारा जो है ये नियॉन नाम का एक केमिकल या एक नियॉन नाम की एक गैस होती है, जिसे हम इनर्ट गैस कहते हैं। ये नियॉन गैस रखी हुई है रूम टेम्परेचर पर। किस टेम्परेचर पर? मान लिया कि रूम टेम्परेचर पे रखी है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे। वैसे यहाँ पे 14 केल्विन टेम्परेचर पे हमने इसे रखा है सॉलिड स्टेट में, क्योंकि हर सब्सटेंस की स्टडी कर रहे हैं तो हम उसकी सॉलिड स्टेट से स्टार्ट करते हैं। तो ये जो सब्सटेंस है ये सॉलिड स्टेट पे रखा हुआ है। तो अगर आप ध्यान से देखो इस सब्सटेंस को, तो आप देख रहे होगे इसके पार्टिकल हिल रहे हैं। जनरली आपने कभी भी ये नहीं सोचा होगा कि सॉलिड स्टेट में भी क्या किसी भी सब्सटेंस के पार्टिकल हिल रहे होते हैं? तो यस, हिल रहे होते हैं। क्यों ऐसा होता है कि चाहे सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में हो, चाहे लिक्विड स्टेट में, चाहे गैस स्टेट में, वो कुछ ना कुछ टेम्परेचर एटमॉस्फेयर से तो ले ही रहा होता है। उस एनर्जी के ट्रांजिशन की वजह से सब्सटेंस की क्या होती है? पार्टिकल्स में वाइब्रेशन होने लगता है। क्या होने लगता है? वाइब्रेशन। और यही उस सब्सटेंस की क्या कहलाती है? इंटरनल एनर्जी। क्या कहलाती है? इंटरनल एनर्जी। तो यानी इस वक्त ये जो आपको पार्टिकल हिलते हुए दिख रहे हैं, दीज पार्टिकल्स आर मूविंग बिकॉज ऑफ इंटरनल एनर्जी। बिकॉज ऑफ इंटरनल एनर्जी। इंटरनल मतलब इस पार्टिकल के पास कितनी अपनी एनर्जी है, तो वो कितनी एनर्जी होगी? जितना एटमॉस्फेयर उसे दे देगा। अब ये सॉलिड स्टेट को हम क्या करें? अगर हम इन पार्टिकल्स को बिल्कुल रोक दें, इन पार्टिकल का मोशन बिल्कुल रोक दें, तो हम क्या करें? इसका टेम्परेचर और कम करें, तो आप देखते जाओगे धीरे धीरे क्या होगा, ये पार्टिकल बिल्कुल चलना बंद कर देंगे। आप देखिए यहाँ पे 1 केल्विन टेम्परेचर हो गया है और धीरे धीरे ये बिल्कुल जीरो हो गया। अब हो गया ना जीरो टेम्परेचर? आप देख रहे हो यहाँ पर ये टेम्परेचर जीरो हो गया है, ये आप देख पा रहे हैं, ये जीरो टेम्परेचर हो गया है, यहाँ पर हो गया ना। और कोई भी पार्टिकल हिलता हुआ नहीं दिख रहा है, सारे पार्टिकल स्टिल नज़र आ रहे होंगे आपको। तो ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे पार्टिकल्स किसी भी सब्सटेंस के कंप्लीटली अपना मोशन बंद कर देते हैं, दैट स्टेट इज नोन एज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। हम क्या कहेंगे? अब सब्सटेंस को किस टेम्परेचर पे रख दिया गया है? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे। वैसे 0 डिग्री सेल्सियस यानी जो बर्फ़ होती है,
हम ये समझते हैं कि ये 0 डिग्री टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो का मतलब क्या होगा? वो टेम्परेचर जिस पे पार्टिकल हिलना बंद कर दे, बिल्कुल हिलना बंद कर दे, तो वो क्या कहलाता है सब्सटेंस का? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ठीक है, तो यहां हमने देखो टेम्परेचर कितना कर दिया, 0 केल्विन। 0 केल्विन को हम एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं। क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। देखिए यहां पे सारे पार्टिकल्स ने चलना बंद कर दिया है। अब हम धीरे धीरे क्या करें, अगर हम इसे हीट देना शुरू करें, अब हम एब्सोल्यूट जीरो से स्टार्ट करते हैं, हम इसे हीट देना शुरू करते हैं। देखो ये मैंने इसे हीट देना शुरू किया। अब ये पार्टिकल देखिए क्या हो रहा है, वाइब्रेशन तेज हो गया और तेज वाइब्रेशन हो गया। धीरे धीरे पार्टिकल क्या हो रहे हैं, अपना शेप ब्रेक कर दिए। अब ये इनडेफिनिट डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं। अब ये सॉलिड से गैसियस स्टेट की तरफ मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने ये जाना, चाहे सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में हो चाहे लिक्विड स्टेट में हो, जनरली उसके पास कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी होती है। और वो टेम्परेचर जिस पे सब्सटेंस के पास कोई इंटरनल एनर्जी नहीं होती, दैट इज नोन एज एब्सोल्यूट जीरो। क्या कहलाता है वो? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहलाता है। ठीक है, ये बात सबको क्लियर है? करते हैं अपना पहला टॉपिक, दैट इज हीट। तो हीट क्या होती है? जनरली हम ये मानते हैं हर सब्सटेंस के पास कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी होती है। तो हीट क्या होती है? उस सब्सटेंस की एक्चुअली इंटरनल एनर्जी क्या होती है? हीट क्या होती है उस सब्सटेंस की? एक्चुअली इंटरनल एनर्जी भी नहीं कहना चाहिए। क्या होता है, जब सब्सटेंस के पास कुछ एनर्जी होती है इंटरनल, और हम उन दोनों को एक दूसरे के पास रखते हैं, तो हाई से लो की तरफ जो ट्रांसफर होता है उसे हम क्या कहते हैं? हीट कहते हैं। क्या कहते हैं? हीट कहते हैं। ठीक है, यानी कि हीट इज अ एनर्जी इन ट्रांजिट। जब एनर्जी ट्रांसफर होती है तो जो ट्रांसफर होता है दैट इज नोन एज हीट। क्या होता है? हीट इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। हीट क्या होता है? एनर्जी का ट्रांसफर। जब आप गर्म कप को छूते हो तो गर्म कप से जो इंटरनल एनर्जी आपकी बॉडी में ट्रांसफर होती है दैट इज कॉल्ड हीट। तो यहां पर इसे हम और अच्छे से अगर समझे तो हीट इज द ट्रांसफर ऑफ इंटरनल एनर्जी। ट्रांसफर ऑफ इंटरनल एनर्जी। ठीक है, इंटरनल एनर्जी बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स दैट आर एट डिफरेंट टेम्परेचर। ठीक है, जैसे कि अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर और बाहर की बॉडी का दूसरी बॉडी का टेम्परेचर बराबर हो तो उन दोनों में कोई भी हीट प्रोड्यूस नहीं होगी। यानी अगर इस ऑब्जेक्ट 1 का टेम्परेचर 10 डिग्री है और इस ऑब्जेक्ट का भी टेम्परेचर 10 डिग्री है, तो इन दोनों में हीट प्रोड्यूस नहीं होगी। हीट कब प्रोड्यूस होगी? केवल जब इन दोनों का टेम्परेचर डिफरेंट हो। जैसे ऑब्जेक्ट 1 का टेम्परेचर 30 डिग्री है और ऑब्जेक्ट 2 का टेम्परेचर 20 डिग्री है, तो क्या होगा? हीट ट्रांसफर होगी। तो क्या प्रोड्यूस होगा? हीट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो हीट कब प्रोड्यूस होती है? जब कोई दो सब्सटेंस आपस में हाई या लो टेम्परेचर पर रखे जाते हैं। ठीक है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा। हीट कभी कभी क्या होती है, आप वर्क करके भी हीट प्रोड्यूस कर सकते हो। जरूरी नहीं किसी चीज़ का टेम्परेचर ज़्यादा या कम हो। जैसे जाड़ों में आपने देखा होगा कि हम लोग अपने हाथ बिल्कुल ठंडे पड़ जाते हैं और आपसे लिखने के लिए कहा जाता है तो लिख नहीं पाते, उंगलियों की मोशन ना कर पाने की वजह से। तो हम उस वक्त क्या करते हैं, हम अपने हाथों को रब करते हैं और हीट प्रोड्यूस होती है ना। तो क्या होता है, हम फ्रिक्शन की वजह से भी हीट प्रोड्यूस कर पाते हैं, फ्रिक्शन की वजह से भी हीट प्रोड्यूस करते हैं। और जब हमसे पूछा जाए कि किसी भी सब्सटेंस में हीट है तो उसका साइंटिफिक डेप्थ में मीनिंग क्या है, तो किसी भी सब्सटेंस में हीट होने का मतलब क्या है कि उसमें एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, उसमें एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, उसमें इंटरनल एनर्जी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जा रही है। यही तो हो रहा होता है जब आप हाथ रब कर रहे होते हो तो क्या होता है, दोनों के पार्टिकल आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे को अपनी एनर्जी ट्रांसफर करते हैं और उस प्रोसेस में क्या प्रोड्यूस होता है, हीट प्रोड्यूस हो जाती है कि नहीं हो जाती है। आप ये अपने हाथ से आप आपस में हाथों को रब कीजिए और आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं इस चीज़ को, करते हैं ना। तो केवल हीट जो होती है, जैसे यहाँ पर तो हीट थर्मल एनर्जी की फॉर्म में निकली फ्रिक्शन से, आप मोशन से एनर्जी को अलग अलग फॉर्म में प्रोड्यूस किया जा सकता है। जैसे आप जो आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होता है वहाँ पे टरबाइन के घुमाने से एनर्जी, जो पानी की एनर्जी होती है वो कन्वर्ट करके हम उससे बिजली बनाते हैं। खैर ये आगे के टॉपिक हो जाएंगे। हम लोग अभी केवल कितना समझते हैं कि एनर्जी जो होती है हीट, वो क्या होती है,
ट्रांसफर ऑफ इंटरनल एनर्जी, हीट इज द ट्रांसफर ऑफ इंटरनल एनर्जी, हीट इज द ट्रांसफर ऑफ इंटरनल एनर्जी बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स दैट आर एट डिफरेंट टेम्परेचर, पहली बात। दूसरी, जब हम किसी हाई और लो टेम्परेचर को एक दूसरे के पास में रखते हैं तो हमेशा जो एनर्जी होती है वो हाई से लो की तरफ जाती है। किससे किसकी तरफ जाती है? हाई से लो की तरफ जाती है। ऐसा नहीं होगा कि आप ठंडी कोल्ड ड्रिंक पकड़ रहे हैं तो ठंडी कोल्ड ड्रिंक से टेम्परेचर आपकी बॉडी में आए, नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि जो ठंडा है सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के ठंडे होने का क्या मतलब है? उसकी इंटरनल एनर्जी कम है, उसका पार्टिकल धीरे धीरे वाइब्रेट कर रहा है, या हो सकता है बिल्कुल भी ना वाइब्रेट कर रहा हो। और जिस सब्सटेंस का टेम्परेचर ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है? उसके पार्टिकल का मोशन बहुत ज़्यादा है। तो टेम्परेचर क्या होता है? वैसे हम टेम्परेचर को अपनी भाषा में क्या समझते हैं? कौन कितना गर्म, कौन कितना ठंडा। लेकिन एक्चुअली टेम्परेचर हमें ये नहीं बताता कि कौन कितना गर्म, कौन कितना ठंडा। टेम्परेचर हमें साइंस की नज़र से देखें तो क्या बताता है कि जिस सब्सटेंस का टेम्परेचर ज़्यादा है, इसका मतलब उसके पार्टिकल बहुत तेज़ी से मूव कर रहे हैं, और जिस सब्सटेंस का टेम्परेचर कम, इसका मतलब उसके पार्टिकल बहुत धीरे धीरे मूव कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, एनर्जी ज़्यादा से कम की तरफ ही जाएगी ना। तो जब सब्सटेंस से एनर्जी ज़्यादा से कम की तरफ जाती है तो जो प्रोड्यूस होता है दैट इज कॉल्ड हीट। आप आगे चल के पढ़ोगे, बहुत पहले इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता था कैलोरी। क्या कहा जाता था? कैलोरी। पहले के साइंटिस्ट ये मानते थे कि जब हम ये जो एनर्जी आप कह रहे हो ना, हीट जिसे कह रहे हो, तो ये क्या होती है? एक कैलोरी नाम का फ्लूइड होती है। कैलोरी नाम का एक लिक्विड है या फ्लूइड है। जब हम दो सब्सटेंसेस को एक दूसरे के पास रखते हैं तो जिस पे ज़्यादा कैलोरी होती है वो कम कैलोरी की तरफ ट्रांसफ़र होने लगती है। मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में जो हमारे अर्लियर कॉन्सेप्ट्स थे हीट के, वो अलग से वीडियो में बताऊंगा। मैं यहाँ पर इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि हमारा टॉपिक वो तो है नहीं इम्पॉर्टेंट, वो तो केवल आपकी जानकारी के लिए हो जाए, अच्छी बात है। लेकिन मेन टॉपिक हमारा हीट है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। अगर मैं वही टॉपिक इस वीडियो में डाल दूंगा तो वो काफ़ी लंबा वीडियो बन जाएगा और जो आपके लिए उतना इम्पोर्टेंस नहीं रखता। आप नोट ना करें उन चीज़ों को जो मैं आपको अलग लेक्चर में दूंगा। जो चाहे वो उसे नोट कर सकता है, अदरवाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं है अभी आपकी क्लास के लिए, उस लेक्चर में होंगे। ठीक है, तो ये यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। हीट क्या होती है? एनर्जी इन ट्रांजिट। हीट इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। ये टॉपिक हो गया हमारा हीट। अब इफेक्ट ऑफ हीट। हीट होने से होता क्या है? यानी जब एनर्जी एक से दूसरे को ट्रांसफ़र होती है तो होता क्या है? देखो, जब एनर्जी एक से दूसरे को ट्रांसफ़र होती है तो सबसे पहले तो स्नो मेल्ट्स, वाटर बॉयल्स। यानी कि जब एनर्जी ट्रांसफ़र होती है एटमॉस्फेयर से बर्फ़ को या स्नो को, तो आपने देखा होगा क्या होता है? स्नो पिघलती है, होती है ना। बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा हो और आप बर्फ़ रख दो निकाल के फ्रीजर से, तो क्या होगा? धीरे धीरे बर्फ़ पिघलने लगेगा। क्यों? क्योंकि बर्फ़ का टेम्परेचर, बर्फ़ जमती कितने डिग्री पे? 0 डिग्री पे। लेकिन जैसे ही आप उसे निकाल के फ्रीजर से रखोगे, अब आपके रूम का टेम्परेचर कितना होगा? जितना आज आपका टेम्परेचर है। यानी अगर आज टेम्परेचर 30 डिग्री है तो आपने 0 से निकाल के कितने डिग्री पे रख दिया? 30 डिग्री पे। अब 30 डिग्री ज़्यादा टेम्परेचर है, ठीक है। जैसे मान लिया कि ये रूम है, ये क्या है? हमारा रूम है। इस रूम का टेम्परेचर कितना है? मान लिया 20 डिग्री। कितना है? 20 डिग्री। और आपने यहाँ पर एक बर्फ़ का टुकड़ा ला के रखा। आपने ये रेड कलर से मैं बना रहा हूँ, आपने ये बर्फ़ का टुकड़ा यहाँ पे ला के रख दिया, जिसका टेम्परेचर कितना है? 0 डिग्री। कितना टेम्परेचर है? 0 डिग्री। तो हीट का ट्रांसफ़र कैसे होगा? आपने पढ़ा, हीट का ट्रांसफ़र होगा 20 डिग्री से हीट 0 डिग्री की तरफ ट्रांसफ़र होगी। तो बर्फ़ क्या होगी? अपना स्टेट बदलेगी, बर्फ़ का टेम्परेचर बढ़ेगा 0 डिग्री से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, तो बर्फ़ पिघलना शुरू हो जाएगी ना। और टेम्परेचर देते चले जाओ। आप क्या करो? अब उस बर्फ़ वाले बर्तन को उठाकर गैस पे रख दो और उसे गर्म करते जाओ, तो टेम्परेचर क्या होगा? अब बर्फ़ जो होगी वो धीरे धीरे वेपर में कन्वर्ट होने लगेगी। यानी 20 डिग्री बढ़ेगी, फिर 30 डिग्री, फिर 40 डिग्री, फिर 50 डिग्री, और 100 डिग्री पे क्या होगी? वो बॉयल होने लगेगी। 100 डिग्री पे क्या होगी? बॉयल होने लगेगी। यानी हीट क्या करती है? स्टेट चेंज कर सकती है। क्या चेंज कर सकती है? स्टेट चेंज कर सकती है। दूसरा क्या है? राइज इन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। जब हम हीट देते हैं तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है ना। जैसे मैंने आपको बर्फ़ का एग्जांपल दिया, वहाँ पर क्या हो रहा था? बर्फ़ एटमॉस्फेयर से एनर्जी ले रहा है और धीरे धीरे अपना टेम्परेचर बढ़ा रहा है।
अब टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब देखने वाले के लिए क्या होगा, स्टेट में चेंज हो रहा है, लेकिन आप साइंस के स्टूडेंट हो, आपको क्या दिखाई देना चाहिए, आप देखोगे या आप क्या बताओगे किसी को भी, एक्चुअली ये चेंज स्टेट क्यों हो रही है, क्योंकि इसके पार्टिकल बड़ी तेजी से मूव कर रहे हैं। भाई सॉलिड लिक्विड गैस आपने पढ़ा है, सॉलिड सॉलिड क्यों है, क्योंकि पार्टिकल पार्टिकल के बीच में मोशन कम होता है ना, सारे पार्टिकल एक दूसरे को टाइटली पकड़ के रखते हैं। लिक्विड में मोशन क्यों होता है, क्योंकि पार्टिकल एक दूसरे को थोड़ा लूजली पकड़ के रखते हैं। और गैस में मोशन क्यों होता है, क्योंकि वो एक दूसरे को पकड़ के ही नहीं रखते, ठीक है, यानी बहुत तेजी से मूव कर रहे होते हैं। तो राइज इन टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, आप उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ा रहे हो। एक्सपेंडिंग ऑब्जेक्ट, जब हम किसी चीज़ को हीट देते हैं तो वो एक्सपेंड हो जाता है, फैल जाता है, ठीक है। कई कई बार आपने देखा होगा, कभी कभी मदर्स जो होती हैं वो सुबह जल्दी में लंच पैक करती हैं, तो गरम गरम खाना जो होता है वो जैसे ही पैक होता है, वो जो फूड है हमारा, उसकी वजह से जो हमारा लंच बॉक्स है, उस लंच बॉक्स का ढक्कन जो होता है वो बहुत टाइट हो जाता है, तो उसे हमें क्या करना होता है, बड़ी मुश्किल से खुल पाता है। तो हम कई लोगों की सपोर्ट हेल्प लेते हैं कि ये हमारा ढक्कन खोल दो प्लीज़ भाई, है ना। हम करते हैं ऐसा कि नहीं करते हैं। जब हम हीट देते हैं यानी कि चेंज एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं तो क्या होता है, स्टेट बदलती है। जब हम एनर्जी देते हैं तो सॉलिड से क्या होता है, लिक्विड बनता है। लिक्विड को एनर्जी देते हैं तो क्या बनती है, गैस बनती है। लिक्विड की एनर्जी से क्या बनता है, गैस बनती है। तो हम जब एनर्जी देते हैं तो ये होता है प्रोसेस, और जब हम एनर्जी ले लें यानी कि उल्टी प्रोसेस चलाएं, यानी गैस से टेम्परेचर ले लें तो क्या होगा, लिक्विड बन जाएगा। लिक्विड से भी टेम्परेचर ले लें तो वो क्या बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। और टेम्परेचर खींच लें तो वो बिल्कुल सॉलिड हो जाएगा, क्रिस्टल फॉर्म में आ जाएगा बिल्कुल, ठीक है। तो अगला स्टेट क्या है, स्पीडिंग अप केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शंस को भी हमारी हीट बढ़ा देती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप पानी में चीनी को मिलाना चाहते हैं, पानी में चीनी मिलाना वैसे तो एक फिजिकल एग्जाम्पल हुआ, लेकिन क्या होता है कई कई बार कुछ चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा तेज़ी से होने लगती हैं गर्म करने पर। आप पानी में चीनी मिलाना चाहते हैं तो आप क्या करें, पानी को गर्म करें तो ज़्यादा चीनी पानी में मिला सकते हैं ना। वरना अगर आप ठंडे पानी में चीनी मिलाना चाहते हो तो एक लिमिट तक ही चीनी मिला सकते हो। ऐसा ही तो होगा ना, कि यानी एक गिलास पानी में हो सकता है आप 2 या 3 चम्मच ही चीनी मिला पाओ, लेकिन आप उस पानी को अगर गर्म करते जाओ तो उसमें 4, 5, 6, 10 चम्मच तक चीनी मिला सकते हो। यानी अगर आप केमिकल रिएक्शन कर रहे हो तो हीट से वो केमिकल रिएक्शन तेज हो सकती है, हो जाती है। ऐसे ही जैसे कुकिंग है, कुकिंग इज अ एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल होती है। तो जब हम खाने में मसाले डालते हैं वो सब आपस में कैसे मिक्स होते हैं, हीट करने पर होते हैं ना। आप सारे मसाले डाल के उस खाने को मिक्स करते रहिए, चलाते रहिए, तो वो उससे आपस में नहीं मिक्स होते। वो कब मिक्स होते हैं, जब आप उन्हें हीट देते हो, यानी कि गैस से टेम्परेचर ट्रांसफ़र करते हो कुकर में रखी हुई सब्जी में, ठीक है। किलिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये क्या करता है, बैक्टीरिया को भी किल करता है। जैसे आप दूध उबालते हो या हम दूध को फ्रिज में रखते हैं तो उससे क्या होता है, बैक्टीरिया किल होते हैं। तो एक टाइप का प्रिजर्वेशन भी करती है, इफेक्ट ऑफ हीट में ही ये टॉपिक भी आ जाता है। आगे बढ़ते हैं। टेम्परेचर, तो आप समझ गए होंगे कि हीट का मतलब क्या होता है। हीट क्या होती है, किसी भी सब्सटेंस की थर्मल एनर्जी। और टेम्परेचर क्या होता है, वो कितनी थर्मल एनर्जी है। हीट का मतलब ट्रांसफर ऑफ इंटरनल एनर्जी, और टेम्परेचर क्या है, उस बॉडी में कितनी इंटरनल एनर्जी है ये बताएगा, ठीक है। जैसे जस्ट इमेजिन कि भाई शुरुआत के केस में जब लोग थर्मोडायनामिक्स पढ़ रहे होंगे और टेम्परेचर के बारे में जानने की कोशिश करते होंगे, तो कोई कैसे बताएगा, हम अनुभवों से कैसे बताएंगे कि ये चीज़ एनर्जी इधर से इधर गई। जैसे आप जो अपने हाथ से जब गर्म कप को टच करते हो और अपने हाथ से आप बर्फ़ को टच करते हो, तो ये कौन बताएगा कि एनर्जी बर्फ़ से आपकी बॉडी में आई, कप से आपकी बॉडी में आई, या आपकी बॉडी से कप में गई या बर्फ में गई। ये चीज़ें कैसे मालूम चलेंगी, ये तो आपको तभी मालूम चलेंगी कि हमने ये तो पढ़ा हुआ है हमेशा एनर्जी हाई से लो की तरफ जाती है, लेकिन हम ये कैसे पता करेंगे हाई किसका टेम्परेचर है, लो किसका टेम्परेचर है। तो ये पता करने के लिए हम क्या करते हैं, थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, थर्मोमीटर का। तो जो थर्मोमीटर में बताता है वो क्या होता है, टेम्परेचर। क्या बताता है, टेम्परेचर। वैसे टेम्परेचर जनरल आदमी को, नॉर्मल इंसान को क्या बताता है, हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज, यानी कि एक सब्सटेंस कितना हॉट और कितना कोल्ड है, ठीक है। लेकिन जनरली टेम्परेचर में क्या बताता है,
पार्टिकल की एनर्जी टेम्परेचर में क्या बताता है, डिग्री ऑफ मोशन, डिग्री ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल्स, यानी किसी भी सब्सटेंस में जो पार्टिकल हैं वो कितना ज़्यादा तेज़ी से मूव कर रहे हैं। अगर किसी का टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसके पार्टिकल बहुत तेज़ी से मूव कर रहे हैं, और किसी का टेम्परेचर कम है तो उसके पार्टिकल धीमे धीमे मूव कर रहे हैं। और ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि हीट फ्लोज फ्रॉम हायर और टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। अब इज मेजर्ड यूजिंग अ थर्मोमीटर, ये थर्मोमीटर से मेजर किया जाता है। तो टेम्परेचर क्या है, ये बताती है हमें कि सब्सटेंस कितना हॉट और कोल्ड है। दूसरा हमें क्या बताती है कि पार्टिकल की एनर्जी कितनी है, यानी पार्टिकल का मोशन कितना हो रहा है। ज़्यादा टेम्परेचर मतलब ज़्यादा मोशन हो रहा है, कम टेम्परेचर मतलब कम मोशन हो रहा है। दूसरा, हीट हमेशा हायर से लोअर की तरफ जाती है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जाती है, और इसको मेजर करते हैं थर्मोमीटर से। ठीक है, अब टेम्परेचर के कुछ स्केल हैं। टेम्परेचर को नापने के लिए कुछ स्केल यूज हुए हैं जो साइंटिस्ट के नाम पर ही रखे गए हैं, जैसे सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल। केल्विन स्केल को हम एसआई यूनिट भी कहते हैं, केल्विन को हम एसआई यूनिट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एसआई यूनिट। आपने 6th क्लास में पढ़ा है एसआई यूनिट क्या होती हैं, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स होती है ना। वर्ल्ड वाइड यूज़ होने वाला यूनिट कौन सा है, केल्विन। हम सेल्सियस में वर्ल्ड वाइड यूज़ नहीं करेंगे, हम फ़ारेनहाइट में वर्ल्ड वाइड यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि क्या यूज़ करेंगे, केल्विन यूज़ करेंगे। तो अगर हम जो बहुत कॉमन टेम्परेचर्स के बारे में जानते हैं वो क्या होते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। हमने पढ़ा है कि बर्फ़ जो होता है, यानी जो पानी होता है, वो 0 डिग्री पे बर्फ़ बन जाता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। सेल्सियस स्केल पर कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। और अगर हम पूछें कि पानी कितने डिग्री पे बॉयल करता है, तो 100 डिग्री पे वो बॉयल करने लगता है, 100 डिग्री पे वो बॉयल करने लगता है। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए कि सर ये टेम्परेचर तो सेल्सियस में आपने बता दिया, अब फ़ारेनहाइट में अगर हम पूछें तो कितने डिग्री होगा, तो 0 डिग्री फ़ारेनहाइट में किसके बराबर होता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर। यानी 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर है, 32 फ़ारेनहाइट के बराबर। और अगर आपसे पूछा जाए कि सर 100 डिग्री पे तो बॉयल करता है, तो कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पर बॉयल करता है, तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर बॉयल करता है। ऐसे ही 273 केल्विन पर जमता है एंड 373 केल्विन पर बॉयल करता है। यानी कि जो जनरल रिलेशन होता है वो क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273 केल्विन के, 273 केल्विन के। ठीक है, ये एक जनरल रिलेशन है, हमेशा याद रखिएगा। 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है, 273 केल्विन। तो अगर आप इसमें 100 डिग्री जोड़ दो, यानी 100 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, 100 इज इक्वल टू भाई 0 273 के बराबर, तो 100 273 प्लस 100 के बराबर हो जाएगा। तो कितना हो गया ये, 373 हो गया ना, 373। तो 373 केल्विन पर क्या हो रहा है, आपका वाटर बॉयल हो रहा है। और किसी भी स्केल में ये केल्विन स्केल लाया क्यों गया, देखो चाहे सेल्सियस हो चाहे फ़ारेनहाइट हो, इन स्केल में 0 डिग्री टेम्परेचर के नीचे कोई टेम्परेचर नहीं होता। यानी कि 0 डिग्री ही क्यों ना सेल्सियस में टेम्परेचर हो, फ़ारेनहाइट 32 डिग्री से स्टार्ट होगा, यानी इसके मिनिमम टेम्परेचर है। लेकिन इन दोनों स्केल में ऐसा कोई स्टेट नहीं आता जिसमें सब्सटेंस के पार्टिकल हिलना बिल्कुल रुक जाएं। यानी कि अगर हम किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर नापना चाहें तो हम कहाँ से नापेंगे, जहाँ से उसका टेम्परेचर 0 टेम्परेचर होने का मतलब पार्टिकल बिल्कुल भी ना हिल रहा हो। लेकिन 0 डिग्री पे भी पार्टिकल हिल रहा होता है, 100 डिग्री पे भी हिल रहा होगा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे भी हिल रहा होगा। लेकिन सर 0 केल्विन पे नहीं हिल रहा होगा, 0 केल्विन पे नहीं हिल रहा होगा। क्यों नहीं हिल रहा होगा, क्योंकि 0 केल्विन को हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट जीरो। क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट जीरो। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर भी पार्टिकल हिल रहा होता है, यानी बर्फ़ का भी पार्टिकल हिल रहा होता है। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे भी पार्टिकल हिल रहा होता है। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए कि वो टेम्परेचर क्या कहलाता है जहाँ पे पार्टिकल का बिल्कुल मोशन रुक जाता है किसी भी सब्सटेंस के अंदर, तो वो क्या कहलाता है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहलाता है।
और ये किस स्केल पे पाया जाता है? केवल और केवल केल्विन स्केल पर। यानी केल्विन स्केल ही सबसे ज़्यादा अच्छा थर्मोडायनेमिक स्केल है। यही हमें बताएगा कि कहाँ से पार्टिकल बिल्कुल हिलना बंद करेगा। ये सेल्सियस और फ़ारेनहाइट क्या होते हैं? ये थोड़े पिछड़े हुए टेम्परेचर स्केल हैं, लेकिन आपको ज़्यादा ध्यान सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पे ही देना है अभी इस क्लास में, केल्विन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। तो अब अगर हमसे पूछा जाए व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर, तो हीट और टेम्परेचर में डिफरेंस क्या हुआ? देखो, हीट क्या होती है? किसी भी सब्सटेंस की थर्मल एनर्जी होती है ना, यानी किसी भी सब्सटेंस में जो एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा होता है वो उसके बारे में बताती है ना। थर्मल एनर्जी बिकॉज ऑफ मूविंग मॉलिक्यूल, ट्रांसफ़र की वजह से जो एनर्जी होती है दैट इज नोन एज हीट। लेकिन वो कितना ट्रांसफ़र हो रही है? ट्रांसफ़र हो रही है, हमें ये दिख रहा है, लेकिन कितना ट्रांसफ़र हो रही है तो वो कौन बताता है? टेम्परेचर। कौन बताता है? टेम्परेचर। यानी किसी भी सब्सटेंस के पास कितनी थर्मल एनर्जी है ये कौन बताएगा? टेम्परेचर। और किसी भी सब्सटेंस के पास थर्मल एनर्जी है ये कौन बताएगा? हीट। ठीक है, हीट होने का मतलब क्या है? उसके पास कुछ थर्मल एनर्जी है, लेकिन कितनी थर्मल एनर्जी है? तो आप क्या यूज़ करोगे? टेम्परेचर टर्म। क्या यूज़ करोगे? टेम्परेचर। यानी छू के आपने बता दिया ये ठंडा है ये गर्म है, तो इसका मतलब जो गर्म है उसके पास थर्मल एनर्जी ज़्यादा है, जो ठंडा है उसके पास थर्मल एनर्जी कम है। ठीक है, जैसे कि इमेजिन करते हैं ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसका टेम्परेचर कितना है? 20 डिग्री सेल्सियस है। या अभी टेम्परेचर ना रखो, अभी पहले तो हम लोग ये मान लेते हैं कि ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया, इसका टेम्परेचर है T1, और ये सब्सटेंस जो दूसरा है इसका टेम्परेचर है T2, और मान लिया T1 का टेम्परेचर ज़्यादा है T2 से, तो हम ये कैसे बताएंगे कि इसका टेम्परेचर ज़्यादा है? तो हम क्या यूज़ करेंगे? एक थर्मोमीटर लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, एक थर्मोमीटर यूज़ करेंगे, एक थर्मोमीटर यहाँ लगा देंगे, तो जिसमें हमें टेम्परेचर ज़्यादा दिखेगा तभी तो हम बता पाएंगे। तो हम ठंडा गर्म से ये तो बता सकते हैं कि थर्मल एनर्जी है या नहीं है, लेकिन हम ये कैसे बताएंगे कि थर्मल एनर्जी ज़्यादा है या कम? तो उसके लिए हम किस टर्म का यूज़ करेंगे? टेम्परेचर। ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो गई। हीट इज़ द अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी। हीट क्या होती है? अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी बिकॉज ऑफ मूविंग मॉलिक्यूल। मूविंग मॉलिक्यूल मतलब ट्रांसफ़र की वजह से। और टेम्परेचर क्या होता है? मीज़र ऑफ थर्मल एनर्जी, मीन्स डिग्री ऑफ थर्मल एनर्जी की कितनी थर्मल एनर्जी है। ठीक है, एक बताएगा थर्मल एनर्जी है, दूसरा बताएगा कितनी। ठीक है, यानी हीट क्या बताती है? अगर हम थर्मल एनर्जी को रुपए मान लें, ठीक है, कुछ क्या मान लें? रुपए, तो हीट हमें बताएगा कि आपके पास रुपए हैं या नहीं है। टेम्परेचर क्या बताएगा? कितने रुपए हैं। ठीक है, हीट का मतलब अगर हम थर्मल एनर्जी को रुपए मान लें, हम थर्मल एनर्जी को क्या मान लें? थर्मल एनर्जी कुछ रुपए की तरह है। ठीक है, थर्मल एनर्जी क्या है? रुपए की तरह है। तो हीट हमें क्या बताएगी? आपके पास रुपए हैं या नहीं है। टेम्परेचर क्या बताएगा? रुपए हैं तो कितने हैं और कितने नहीं है। ठीक है, क्लियर। अब ये जो टेम्परेचर को मेज़र करने की ब्रांच ऑफ साइंस होती है या ब्रांच ऑफ हीट होती है, दैट इज नोन एज थर्मोमीट्री। इसे हम क्या कहते हैं? थर्मोमीट्री। द ब्रांच ऑफ हीट रिलेटिंग टू द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर ऑफ बॉडी, यानी बॉडी के टेम्परेचर नापने की ये ब्रांच है, जो इसी पे साइंस की एक स्ट्रीम जो ये बताती है कि किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर किन किन तरीक़ों से नापा जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? थर्मोमीट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? थर्मोमीट्री कहते हैं। तो थर्मोमीटर्स हमारे जो पढ़ने को हमें मिलेंगे 3 टाइप के होते हैं, लिक्विड थर्मोमीटर, गैस थर्मोमीटर और थर्मो इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर्स। तो नाम आप नोट कर लीजिएगा, हमें पढ़ना केवल लिक्विड थर्मोमीटर है। ठीक है, हमें केवल लिक्विड थर्मोमीटर पढ़ना है। क्लियर है सबको? गैस थर्मोमीटर में क्या होता है? गैस फिल होती है, उसके एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन से हमें मालूम चलता है कि कितना सब्सटेंस टेम्परेचर कैरी कर रहा है। थर्मो इलेक्ट्रिक, ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रिसिटी और हीट पर बेस्ड होते हैं। ये प्लेटिनम और रोडियम नाम के केमिकल से बने हुए होते हैं, एलिमेंट से बने होते हैं। तो थर्मोमीटर क्या होता है? थर्मोमीटर एक ग्रीक वर्ड है। वैसे सभी ने थर्मोमीटर तो देखा ही होगा अपनी लाइफ में कभी ना कभी, लेकिन थर्मोमीटर में जो थर्मो वर्ड है, थर्मो, इसका मतलब क्या होता है? वार्म। क्या होता है? वार्म।
और मीटर मतलब टू मीजर, यानी कि थर्मोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच मीजर्स द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस इन क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब कितना है, हमें थर्मोमीटर क्या बताएगा, आपको बुखार आ रहा है लेकिन कितना, आपको बुखार आ रहा है मीन्स योर बॉडी इज हीटिंग, आपको बुखार आ रहा है, आपकी बॉडी क्या है, उसमें हीट है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कितना बुखार आ रहा है, देन यू नीड टू मीजर द टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या बताएगा, आपका डॉक्टर क्या बताता है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर ये 38 डिग्री सेल्सियस हो गया या 99 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया, यानी आपको बुखार आ रहा है, यही तो होता है। तो ये बात नोट कर लीजिएगा, थर्मोमीटर क्या होता है, एक डिवाइस जिससे हम किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर की वैल्यू क्वांटिटी नापते हैं। तो थर्मोमीटर जो होते हैं वो स्पेशली दो टाइप के थर्मोमीटर आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, एक क्लिनिकल थर्मोमीटर और दूसरा लेबोरेटरी थर्मोमीटर, ठीक है, या उसे हम पायरोमीटर भी कहते हैं, लेकिन हम उसे यहाँ पर आपकी क्लास में लेबोरेटरी थर्मोमीटर ही कहेंगे, ठीक है। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या होता है, क्लिनिकल नाम से ही क्लियर हो रहा है, यानी वो थर्मोमीटर जो डॉक्टर यूज़ करते हैं किसी भी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो इट इज़ अ टिपिकल क्लिनिकल थर्मोमीटर जो कैसा होता है, लिक्विड इन ग्लास, जिसमें लिक्विड भरी होती है, मतलब मरकरी भरी होती है। आप यहाँ पे डायग्राम में देख पा रहे हो, ये मरकरी फिल्ड होती है इसमें, बल्ब में जो थर्मोमीटर होता है उसका जो बल्ब होता है आगे की तरफ चमकीला जो सिल्वर कलर का दिखता है, उसमें क्या फिल होता है, मरकरी फिल होती है। क्या फिल होती है, मरकरी। ये कितने डिग्री से कितने डिग्री तक नाप सकता है, 35 डिग्री से 42 डिग्री तक नाप सकता है। यानी इस थर्मोमीटर की जो लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट वो कितनी है, 35 डिग्री, अपर लिमिट कितनी है, 32 डिग्री। यानी ये टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं नाप सकता थर्मोमीटर, और 42 डिग्री सेल्सियस के ऊपर नहीं नाप सकता। दूसरा, आप यहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो ये जो थर्मोमीटर की ये जो बोर है, या जो अंदर ये पतली सी ट्यूब लगी हुई है, इस ट्यूब जिसमें मरकरी ऊपर नीचे चढ़ती उतरती है, ठीक है, ये बीच में मुड़ी हुई है, बीच में मुड़ी हुई दिख रही है ना, तो इस हिस्से को कहते हैं कंस्ट्रिक्शन। क्या कहते हैं, कंस्ट्रिक्शन या किंक। क्या कहते हैं, कंस्ट्रिक्शन या किंक कहते हैं। किंक मतलब मुड़ा हुआ होना, ठीक है, किंकी मतलब मुड़ा हुआ होना, कर्व होना, ठीक है। तो ये जो कर्व है ये करता क्या है, ये कर्व क्या करता है, मरकरी को, जैसे जब आप कोई टेम्परेचर बॉडी का लेने के लिए क्या करता है, अपनी बॉडी में या मुंह में जब थर्मोमीटर को रखते हैं तो क्या होता है, थर्मोमीटर जब बाहर निकालोगे तो उसका टेम्परेचर बदल जाएगा। भाई आपके मुंह का आपकी बॉडी का टेम्परेचर अलग है, लेकिन जब आपने उसे अपने मुंह से बाहर निकाला तो उसका टेम्परेचर बदल जाएगा। अब जैसे ही टेम्परेचर बदलेगा तो मरकरी नीचे आनी चाहिए ना, लेकिन आप डॉक्टर को जब उसे दोगे और अगर एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर की वजह से वो नीचे आ जाएगा तो डॉक्टर आपका टेम्परेचर कैसे बताएगा। तो मरकरी के जो ये कंस्ट्रिक्शन होती है वो जब तक आप उसे दोबारा जर्क नहीं करोगे तब तक मरकरी वापस अपनी मीन पोजीशन पे नहीं जाती। तो कंस्ट्रिक्शन क्या काम करती है, जैसे ही आप थर्मोमीटर को मुंह से बाहर निकालोगे तो जो टेम्परेचर उसने पहले मेजर कर लिया है अब वो उससे नीचे मरकरी को जाने नहीं देगी। कंस्ट्रिक्शन का काम क्या होता है, इट प्रिवेंट्स लिक्विड फॉलिंग बैक टू बल्ब, ये वापस बल्ब तक थर्मोमीटर की मरकरी को जाने नहीं देता जब तक कि आप उसे जर्क ना करो, यानी झटको नहीं। आपने देखा होगा जो कांच वाला थर्मोमीटर मरकरी थर्मोमीटर होता है उसे यूज करने से पहले हमें 1-2 बार जर्क देना पड़ता है। क्यों जर्क देते हैं, ताकि उसकी रीडिंग मीन पोजीशन पर 35 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाए, ठीक है। और बल्ब, ये बात ध्यान रखने वाली होती है, जब भी हम थर्मोमीटर को मुंह में रखें तो अंडर दी टंग रखें, यानी दांतों में दबा दिया। दांतों में दबाओगे तो ये क्या होगा, टूट सकता है, कांच है। और मरकरी बहुत ही पॉइजनस सब्सटेंस है, मरकरी बहुत ही पॉइजनस सब्सटेंस है जो जान भी ले सकता है। तो इसीलिए बहुत आराम से मुंह में रखें थर्मोमीटर को, वरना मरकरी, अगर ये थर्मोमीटर टूटा और मरकरी आपकी बॉडी के कांटेक्ट में आई तो आपको बहुत हार्म कॉज करेगी, ठीक है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगर हम क्लिनिकल थर्मोमीटर का शेप देखें, ठीक है, तो क्या होता है, सबसे बाहर का जो हिस्सा होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्टेम, यानी जो कांच का टुकड़ा आप पकड़ते हो, जो कांच आप पकड़ते हो थर्मोमीटर को जिस हिस्से को टच करते हो वो क्या कहलाती है, स्टेम कहलाती है। दूसरी होती कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब को हम लोग बोर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बोर। कैपिलरी ट्यूब को बोर भी कहा जाता है,
कैपिलरी ट्यूब के अंदर ही थर्मोमीटर में मरकरी ऊपर नीचे जाती है, ठीक है। बोर के अंदर ही जो मरकरी होती है ये ऊपर नीचे जाती है। मरकरी का केमिकल सिंबल क्या होता है? Hg। क्या होता है? जैसे वाटर का H2O, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2, ऑक्सीजन का O2, वैसे ही मरकरी का क्या होता है? Hg, H कैपिटल G स्मॉल, ठीक है। तो जितनी मरकरी होती है वो किस में ऊपर नीचे जाती है? कैपिलरी ट्यूब में। किस में ऊपर नीचे जाती है? कैपिलरी ट्यूब में। ये जो आप देख पा रहे हो ना येलो कलर में, ये दिस इज द कैपिलरी ट्यूब, ये कैपिलरी ट्यूब है, ठीक है। इसी को हम बोर या कैपिलरी ट्यूब भी कहते हैं। और ये किंक होती है। यहाँ पर क्या होता है? एक कंस्ट्रिक्शन, जो आप देख रहे हो यहाँ पर कंस्ट्रिक्शन होती है, किंक होती है, ठीक है। इस डायग्राम में साफ नहीं आ रहा है, आप एक थर्मोमीटर का वीडियो भी मैं आपको दिखा दूंगा तो उसमें अच्छे से समझ में आएगा। क्लिनिकल थर्मोमीटर हम कैसे यूज़ करते हैं ये आप सभी को पता होगा, लेकिन फिर से हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। देयर शुड नॉट बी एनीथिंग हॉट और कोल्ड इन योर माउथ फॉर 10 मिनट बिफोर टेकिंग अ टेम्परेचर। जब भी अपनी बॉडी का टेम्परेचर लें तो आपने कुछ भी गर्म या ठंडा ना खाया हो, ताकि आपकी बॉडी का टेम्परेचर रियल जितना नापना चाहते हो उतना ही हो, ठीक है। फर्स्ट टर्म। सेकेंड क्या रिक्वायरमेंट होती है? टेक द थर्मोमीटर आउट ऑफ इट्स होल्डर। आप क्या हो, इस होल्डर से थर्मोमीटर को बहुत केयर से निकालें। होल्ड द थर्मोमीटर बाय द एंड अपोजिट द कलर्ड टिप, यानी कि जो थर्मोमीटर का बल्ब होता है आप बल्ब की तरफ से उसे टच ना करें। क्लीन द थर्मोमीटर विथ सोप, वाटर या रबिंग एल्कोहल, या अगर आपके पास एंटीसेप्टिक लोशन हो तो आप उससे उसे साफ करें और रेंज करके मतलब धो लें ठंडे पानी से, ठीक है। यानी उसके बॉडी का जो उस थर्मोमीटर का टेम्परेचर है उसे उसकी मिनिमम लोअर फिक्स पॉइंट पर ले आएँ। फिर बिफोर टेकिंग द टेम्परेचर थर्मोमीटर इज गिवन फ्यू जर्क, यानी कि आप जर्क देकर 35 डिग्री, यहाँ पे ये 350 जैसा लिख रहा है, दिस इज नॉट 350, दिस इज 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 35 डिग्री सेल्सियस पर हमें लाना होता है, ठीक है। अगर पहले से ही टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो कैसे पता चलेगा आपका? क्योंकि हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस नॉर्मली। और अगर आपने उसे जर्क देके 37 से बिलो नहीं किया तो आपको मालूम कैसे चलेगा कि आपकी बॉडी में टेम्परेचर कितना हो गया है, ठीक है। फिर क्या है? देन थर्मोमीटर इज प्लेस्ड बेंथ दी टंग फॉर अबाउट 1 मिनट। फिर थर्मोमीटर को अपनी जीभ के नीचे रखें 1 मिनट के लिए। देन यू टेक इट आउट एंड ऑब्जर्व द टेम्परेचर रीडिंग ऑन दी थर्मोमीटर। आप उसके बाद क्या कर सकते हैं? थर्मोमीटर की रीडिंग लेने के लिए टेम्परेचर को बाहर निकाल सकते हैं, थर्मोमीटर को बाहर निकालिएगा। आपका होमवर्क ये है कि कोई भी एक स्टूडेंट या बहुत सारे स्टूडेंट जिनके घर पे थर्मोमीटर हो, वो थर्मोमीटर के सारे पार्ट्स को एक्सप्लेन करते हुए मुझे एक वीडियो शेयर करेंगे। जिसका वीडियो मुझे सबसे अच्छा लगा मैं उसे ग्रुप पर शेयर करूँगा, ठीक है। आप थर्मोमीटर के पार्ट बताएंगे और थर्मोमीटर कैसे यूज़ करना है, जो स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं ये आप मुझे करके दिखाएंगे आज ही। डेफिनेटली एवरी स्टूडेंट विल सबमिट हिज वीडियो टुडे, बट ओनली विथ क्लिनिकल थर्मोमीटर, मरकरी वाला थर्मोमीटर, डिजिटल थर्मोमीटर का यूज नहीं करना है अभी, ठीक है। आप क्लिनिकल थर्मोमीटर जिसके घर पे हो वो यूज़ करके हमको बताएगा सभी को। आगे बढ़ते हैं। दूसरा थर्मोमीटर क्या होता है? लेबोरेटरी थर्मोमीटर। क्या होता है? लेबोरेटरी थर्मोमीटर। लेबोरेटरी थर्मोमीटर का मतलब वो थर्मोमीटर जिसका इस्तेमाल लैब में किया जाता है किसी भी सब्सटेंस का या लिक्विड का टेम्परेचर नापने के लिए। अदर टेम्परेचर लाइक वाटर या किसी केमिकल का टेम्परेचर। हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर नहीं नापते। क्यों नहीं नापते? क्योंकि यहाँ पर जो कैपिलरी ट्यूब होती है, जो बोर होती है, यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ कंस्ट्रिक्शन नहीं होती, इसमें किंक प्रेजेंट नहीं होता, इसमें किंक नहीं होती है। तो जब किंक नहीं है तो आप जैसे ही इसे निकालोगे अपने मुंह से तो क्या होगा? इसकी मरकरी नीचे चली जाएगी और आप सही टेम्परेचर नहीं जान पाओगे। ये बात ध्यान रखने वाली है। ऐसे ही टेम्परेचर होता है, थर्मोमीटर होता है मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। क्या होता है? मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। इसका इस्तेमाल क्या करते हैं, क्यों करते हैं? ये हमारे वेदर का टेम्परेचर बताता है, यानी आपका सुबह कितना टेम्परेचर था, शाम को कितना टेम्परेचर है। आपने टीवी पे देखा होगा, वेदर फॉरकास्टिंग होती है जो बताती है कि आज का मैक्सिमम टेम्परेचर 37 डिग्री रहा, मिनिमम टेम्परेचर 40 डिग्री रहा। तो ये कौन मेजर करता है? मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। इसका नाम, इसको 6 थर्मोमीटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 6 थर्मोमीटर भी कहते हैं, क्योंकि इसको किसने बनाया था फर्स्ट टाइम?
जेम्स 6 नाम के एक ब्रिटिश साइंटिस्ट ने, इसीलिए इसे हम 6 थर्मोमीटर भी कहते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर क्या होता है, वो ये बताता है कि थर्मोमीटर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर कितना कम कितना ज़्यादा होता है। ये थर्मोमीटर कुछ ऐसा दिखता है, दिस इज मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। ठीक है, फिर आते हैं डिजिटल थर्मोमीटर। डिजिटल थर्मोमीटर का मतलब, अब बहुत सारी जो मरकरी होती है ये बहुत हार्मफुल होती है। अगर थर्मोमीटर टूट जाए तो घर वालों के लिए उसको डिस्पोज करना कठिन होता है। बहुत से लोगों को नहीं पता होता कि अगर कांच का थर्मोमीटर टूट जाए तो हम उसे कैसे उसको रिमूव करें, उसकी मरकरी को। मरकरी बहुत हार्मफुल होती है, अगर ये बॉडी की कांटेक्ट में आती है और कैसे भी आपके माउथ के थ्रू बॉडी में इंजेस्ट हो जाए तो ये जानलेवा भी हो सकती है। इसीलिए मरकरी का थर्मोमीटर जो होता है ये बहुत डेंजर है, हैजार्डियस है। दूसरा क्या होता है, हर किसी को ये देखना नहीं आता, इसको देखने के लिए प्रॉपर गाइडेंस चाहिए होता है, बड़े लोगों का चाहिए होता है। लेकिन डिजिटल थर्मोमीटर जो आजकल आ रहे हैं, इनमें क्या होता है, आप इन्हें मुंह में रखिए, इनके ऊपर एक एलईडी स्क्रीन होती है, ये उससे देखकर आप टेम्परेचर बता सकते हो। ठीक है, तो डिजिटल थर्मोमीटर वर डिजाइन टू बी मोर एक्यूरेट एंड नॉर्मल मरकरी थर्मोमीटर। ये ज़्यादा एक्यूरेटली बताते हैं मरकरी थर्मोमीटर से। मोस्ट डिजिटल थर्मोमीटर मतलब इन पे एक स्क्रीन होती है जिस पे टेम्परेचर क्या होता है लिख कर आ जाता है, आपको देखना नहीं है ये क्या होगा, ऐसे लिख के आ गया, आप आसानी से बता सकते हो। डिजिटल थर्मोमीटर वॉज फाउंड इन लेट 20वीं सेंचुरी, ये लगभग अभी 20वीं सेंचुरी की पिछले 10-15 सालों में ही डेवलप किए गए हैं। डिजिटल थर्मोमीटर को क्या हुआ, आप माउथ में, टंग में, आर्म पिट्स में या एनस, यानी ये वो बॉडी पार्ट्स हैं जहाँ जहाँ आप किसी भी थर्मोमीटर को लगा के टेम्परेचर मेजर कर सकते हो। ठीक है, डिजिटल थर्मोमीटर का यूज़ करके। इस पर एक एलईडी स्क्रीन होती है जिस पे आप टेम्परेचर देखते हो। दिस टाइप ऑफ थर्मोमीटर डज नॉट यूज मरकरी विच इज़ हैजार्डियस। सबसे खास बात क्या थी, जो मरकरी का हार्म है वो इसमें नहीं है, बहुत आसानी से आप इसका यूज़ कर सकते हो। एक बच्चा भी टेम्परेचर देख सकता है जिसे गिनती पढ़ना आती है और उसे ये पता हो कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, वो भी आपका टेम्परेचर देख के बता सकता है। लेकिन मरकरी थर्मोमीटर का यूज़ करना इट इज़ नॉट अ सिंपल टास्क। अब ये सीन आजकल आपने बहुत देखा होगा, ये कोरोना की चेकिंग की जा रही है, आपने देखा होगा यहाँ पे इस थर्मोमीटर को टच करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। ना तो हमने इस थर्मोमीटर को मुंह में लगाया, ना आर्म पिट्स में लगाते हैं, तो इसे टच नहीं करते हैं। तो कुछ ऐसे थर्मोमीटर भी बन चुके हैं जिनका इस्तेमाल नॉन कॉन्टेक्ट तौर पे भी किया सकता है, बिना टच किए। कोरोना, आपको पता है कि अगर आप कोरोना अफेक्टेड पर्सन के टच में आएंगे तो आपको भी कोरोना पॉजिटिव होने का डर है। तो हम क्या करते हैं, ऐसे थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं जिससे हम ये चेक कर सकें कि बॉडी का टेम्परेचर कितना है। देखो, वैसे इंफ्रारेड जो थर्मोमीटर होते हैं, इन थर्मोमीटर्स को क्या कहते हैं, इंफ्रारेड थर्मोमीटर, IR थर्मोमीटर कहते हैं। ठीक है, इनकी जो वैल्यू होती है ये बहुत परफेक्ट नहीं होती हमेशा, बहुत सारे थर्मोमीटर में ये वैल्यू बहुत परफेक्ट नहीं होती, लेकिन ये फिर भी बिना टच के आपको टेम्परेचर बता सकते हैं। तो ऐसे थर्मोमीटर्स को क्या कहते हैं, इंफ्रारेड थर्मोमीटर। क्या होते हैं, इंफ्रारेड नॉन कॉन्टेक्ट टेम्परेचर मीजरिंग डिवाइस। ये कैसे होते हैं, नॉन कॉन्टेक्ट, बिना टच किए ही आपको बता सकते हैं कि टेम्परेचर कितना है दूर से ही। ठीक है, थर्मल स्कैनिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं, इंफ्रारेड। ये क्या करते हैं, आपकी बॉडी की हीट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। भाई हम सबकी बॉडी क्या होती है, हीट रेडिएट करती है। आगे चल के आप रेडिएशन पढ़ोगे तो उसमें और अच्छे से समझ में आएगा। हर किसी की बॉडी कुछ ना कुछ हीट रेडिएट करती है। तो वो जो हीट रेडिएशन होता है, उस हीट रेडिएशन को ये क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, और उस हीट रेडिएशन को किस में कन्वर्ट कर लेती है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। और इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्या होते हैं, डिजिटल वैल्यूज़ में हमारी स्क्रीन पर, यानी यहाँ पर जो स्क्रीन बनी होगी उस पर टेम्परेचर मीजर हो जाएगा, यहाँ पर टेम्परेचर आपको दिखाई देगा। और आजकल हमें इंफ्रारेड थर्मोमीटर की बहुत यूज है, क्योंकि जो डॉक्टर के हैं, जब बहुत सारे पेशेंट्स दिखाने जाते हैं तो डॉक्टर को नहीं पता किसी को बुखार कोरोना की वजह से आ रहा है या उसे नॉर्मल बुखार आ रहा है, तो वो थर्मोमीटर का यूज़ तो करेगा नहीं, क्योंकि भाई एक थर्मोमीटर आपको लगाया, फिर वो दूसरे को भी वही थर्मोमीटर यूज़ किया जाएगा, हो सकता है ना। तो बीमारी फैलने का डर रह सकता है कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर से। तो इंफ्रारेड थर्मोमीटर में ये डर नहीं रहता। ठीक है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है, एब्सोल्यूट जीरो इज द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर।
सबसे कम टेम्परेचर यानी 0 डिग्री, 0 केल्विन, नॉट डिग्री, 0 केल्विन, दिस इज नॉट ओके, दिस इज 0 केल्विन, ठीक है। 0 केल्विन को हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, क्योंकि इस टेम्परेचर पर पार्टिकल का मोशन बिल्कुल बंद हो जाता है, यानी यहाँ पर पार्टिकल में हीट बिल्कुल भी नहीं होती है। तो दीज कॉन्सेप्ट्स आर इनफ फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल टेल यू मोर कॉन्सेप्ट। आज के कॉन्सेप्ट्स में अगर आपको कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क टू मी। ध्यान से वीडियो को सुनिएगा, मैंने कोशिश की है कि हर वीडियो को अच्छे से, हर कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाया जा सके। थैंक यू स्टूडेंट्स।